कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने यूनिट 3 ऑलरेडी शुरू कर दी थी। इसमें हमने टाइप ऑफ इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एचएमसी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं सी पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स और इम्यूनोसप्रेसेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 टॉपिक्स आपको दिए, ठीक है। एक तो आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स और इम्यूनोसप्रेसेंट। देखो इसमें अगर अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक हुआ ना, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगी, ठीक है। एक में हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती है, और दूसरे अगर हो पाया तो इम्यूनो स्टिमुलेंट्स और यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट अलग वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है, तो इसको हम एक तरह से एलर्जी ही बोल देते हैं। देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन और दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज ओवरली रिएक्टिव टू ए सब्सटेंस दैट इज टॉलरेंट बाय अदर पीपल। देखो एक पर्सन है जो मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी उसकी बॉडी इतनी हाइपर सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन अगर उसके अलावा अगर हम एक पर्सन को देखें कि उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है। जैसे किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को फूड से, किसी फूड स्टफ से एलर्जी है, किसी को ड्रग से एलर्जी है, किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, ठीक है। तो अलग अलग मतलब लोगों को क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट एंटीजन से एलर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एलर्जन जो होते हैं वो एलर्जी कोज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज ओवरली, यानी जो ज़्यादा ही रिएक्टिव करता है, उसकी बॉडी ज़्यादा ही रिएक्टिव करती है उन सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ चीज़ें नहीं देखी जाती, ठीक है। नॉर्मल पर्सन इसको इजीली टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। और सेड टू बी एलर्जिक, और इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ऐसे पर्सन जिसको इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, उसको हम एक तरह से एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी एक ही चीज़ है, ठीक है। एलर्जी तो क्या है, एक तरह से हम सब लोग जानते हैं, बहुत फैमिलियर है। आप लिखा भी हुआ है, अ टर्म एलर्जी इज मोर फैमिलियर, ठीक है। ये दोनों एक सिनोनियम्स ही है, ठीक है, लिखा हुआ है। एंड द टर्म हाइपर सेंसिटिविटी रेफर टू एन एंटीजेनिक रिस्पॉन्स बियॉन्ड दैट विच इज कंसीडर्ड नॉर्मल, ठीक है। एंड एंटीजन इंक्लूड्स एलर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड एलर्जन, ठीक है। कॉमन एलर्जन कौन कौन से हो सकते हैं, आपके जो पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स हो गए, फूड स्टफ हो गए किसी तरह, ठीक है। और ड्रग्स हो गई, ड्रग्स में मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एलर्जी रिएक्शन बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। पेनिसिलिन से बहुत ज़्यादा लोग आप देखोगे भी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन से रिएक्शन होती हैं, एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली। डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई वेनम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि रेफर टू एन अनडिजायरेबल इम्यून इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम, यानी एक तरह से अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स यहाँ पे शोर है। एंड व्हेन अ इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्ट इन exaggerated or you can say appropriate reaction harmful to the host to the term hypersensitivity और allergic use, ठीक है। और देखो यहाँ पे वही चीज़ सेम मैंने आपको पहले ही बताया था, वही चीज़, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कितनी टाइप की होती है, 4 तरह की होती है, 4 टाइप की होती है, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड एंड टाइम टेकन फॉर the reaction. A particular clinical condition जैसे diseases may be involved more than one type of reactions. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की, 4 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। अब देखो जो पहली 4 जो होती है ना, ये एंटीबॉडी से मीडिएट होती है। किससे मीडिएट होगी, एंटीबॉडी से। और ये क्या करती है, एक तरह से इमीडिएट रिएक्शन शो करती है। ये 24 घंटे के अंदर ये रिएक्शन शो कर देती है। तो हम क्या बोलेंगे इनको, इमीडिएट जो रिएक्शन शो करती हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी से मीडिएट होती हैं। टाइप 4 जो होती है, ये क्या होती है, सेल मीडिएटेड होते हैं, और ये डिले करती हैं, मतलब यानी बहुत टाइम बाद अपनी रिएक्शन शो करती है, जैसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 जो है आपके, मैंने पहले बोला था कि जो पहले 3 जो है वो एंटीबॉडी से मीडिएट होती हैं। जो टाइप 1 है वो IgE से मीडिएट होती है, ठीक है, रेयरली होती है IgG से, ठीक है। और यहाँ पे IG जो 2 है ये IgG से हो रही है, IgM से हो रही है, ठीक है, सेल जो होती है IG। और यहाँ पे IG और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और 4 जो है ये आपकी T सेल्स होती है, उसमें क्या होती है, इमीडिएट रिएक्शन शो होते हैं, इसमें साइटोटॉक्सिन्स होती हैं, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। और यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, एक तरह से डिले भी होती हैं और सेल मीडिएट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप 1 में। अब टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 जो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। इसको हम, एक क्या होता है, कॉमन कोल्ड एलर्जी, इसको हम एलर्जी बोल देते हैं, ठीक है। मीडिएटेड बाय
IgE, देखो मैंने पहले बताया था IgE से मीडिएट हुई है, ठीक है। ये टेबल थोड़ा सा लर्न रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया था कि बीटा सेल से प्लाज्मा सेल बनता है, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का एक छोटा सा वहाँ का कंसेप्ट है ये। अगर आपने देख लिया ऑलरेडी वो पार्ट तो आपको पता होगा। Mediated by IgE, antibodies produced by plasma cell in the response to stimulate of T helper cell 2 cells by an antigen. An antigen that stimulate it is called a antigen. जो एंटीजन मतलब एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी में आ रहा है, उसको जो भी मतलब एलर्जिक रिएक्शन शो करे उसको हम बोलते हैं एलर्जन। ये आपका एक तरह से ये हाउस डस्ट भी हो सकती है, पोलन भी हो सकता है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, किसी तरह का क्लॉथ हम डालते हैं वो भी हो सकती है क्लॉथिंग, और ड्रग्स भी हो सकती हैं। एक्सपोज में भी इंजेस्टेड, हम उसको खा भी लेते हैं कई बार, ठीक है। जैसे पीनट्स होती हैं, पीनट्स को हम कभी खाते हैं तो पीनट्स से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। और इनहेलेशन, जैसे हम परफ्यूम होते हैं ना, परफ्यूम से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। परफ्यूम हो गया, किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल इनहेलेशन से आपने ले लिया अंदर, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू भी कई बार होता है। जैसे पेनिसिलिन जो होती है ये आपकी ड्रग है, तो अगर हम इसको लेते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक एनाफिलेटिक रिएक्शन शो करती है। एना मीन्स क्या होता है, अपोजिट, अगेंस्ट, और फाइलस से मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्शन जो होती है वो यहाँ पे हम बोलते हैं एनाफिलेटिक रिएक्शन। इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी, देखो मैंने बताया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपना एक्शन शो कर देती है। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो इसकी है 2 से 30 मिनट इसके लगते हैं। मास्ट सेल फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ये सब इसमें हेल्प करते हैं। उसकी डिस्कवरी आप देख लेना, एक बार हुई थी, एक बार ये आप अगर आपको लर्न करना कर लेना। देखो यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिक के थ्रू मैंने आपको बताया है। देखो मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 जो होती है वो IgE के थ्रू इमिडिएट हो रही है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हो, यानी टाइप 1 जो है वो मीडिएट किससे होती है, IgE एंटीबॉडी से। तो यहाँ पे आपकी मास्ट सेल है, ठीक है। अभी जो मास्ट सेल के ऊपर क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि FC जो रिसेप्टर होते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से FC रिसेप्टर है, ठीक है। अब इस FC रिसेप्टर के क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज ही आती हैं और इस FC रिसेप्टर से इस तरह से जुड़ जाती हैं। एक तरह से जो ये मैंने डिफरेंट किया हुआ है, लेकिन बाइंड इससे होती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अटैच होती है इनके पास। तो ये एंटीबॉडी जो है ये आपकी आके बाइंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एलर्जन। अब एंटीबॉडीज आ गई, ठीक है। एलर्जन आएगा, एलर्जन क्या होगा, इस एंटीबॉडी से अटैच होगा। इस तरह से एलर्जन जो है एंटीबॉडी से अटैच हो गया। अब जब ये एलर्जन एंटीबॉडी से अटैच होता है तो यहाँ पे इस जो ये मास्ट सेल है इसमें क्या होगा, डीग्रेन्युलेशन होगा। डीग्रेन्युलेशन मीन्स कि जो इसके अंदर ये सेल्स, इसके अंदर जो ये ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स बर्स्ट होंगी और यहाँ पे जो भी ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे बाहर आएंगे। तो ये सारे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो फटकर बाहर आ चुके हैं, बर्स्ट होकर बाहर आ गए हैं। अब इन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, प्लाज्मा जो प्लेटलेट्स जो एक्टिवेटेड फैक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पांचों तरह, ये काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है एक मास्ट सेल के अंदर, ठीक है। अब जब ये सारे केमिकल्स बाहर आते हैं तो ये केमिकल्स अपना रिएक्शन शो करते हैं। जैसे मैंने इनका फंक्शन भी लिखा हुआ है आगे। तो यहाँ पे जो हिस्टामिन है ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन कर देता है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी कर देता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल रिजल्टिंग इन द एडिमा, ठीक है। यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, रेडनेस आ जाती है, ठीक है। इरिथ्रोमा क्या होता है, रेडनेस। और यहाँ पे जो सेरोटोनिन है वो भी क्या तरह से वैसो कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन है, एक तरह से इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्रोंको डायलेशन है, ठीक है, ब्रोंको डायलेशन कर देता है। और ल्यूकोट्राइन्स टेंड टू कोज अ प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन contraction of smooth muscle and cause spasm of the ब्रोंक्योल्स एंड ट्यूब्स, ये अस्थमा कोज कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड फैक्टर्स है, इट कॉज द एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड रिलीज अ वैसो एक्टिव अमीन्स। अब हम इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, देखो पहली बात तो हम अगर हम जैसे आपको एलर्जी है, जैसे किसी पर्सन को एलर्जी है किसी पोलन ग्रेन से, या किसी को एलर्जी है किसी पीनट से एलर्जी, किसी को आटे से एलर्जी होती है, जैसे वीट होता है ना, वीट उसमें जो ग्लूकोन होता है उससे एलर्जी होती है, किसी को ड्रग से एलर्जी है। तो हमें पहले तो बात है हम ट्राई करना है कि हम उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो पहला क्या है, हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसीजर अ सीरीज ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोसेज ऑफ द एंटीजन इन्फेक्टेड बिनेथ ऑफ द स्किन। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें स्किन नीचे जो डोसेज है, डोज जो होती है, जो
देखो जो भी एंटीजन है, जो भी एंटीजन इफेक्ट कर रहा है, उसको हमें हल्का हल्का रोज से करना है, स्किन के नीचे उसको इंजेक्शन के थ्रू देना है, ठीक है, बिना द स्किन देना है, और उसका जो डोज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे आईजी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, आईजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, देन क्या होगा, दे विल एक्ट एज अ ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज टू इंटरेक्ट द, न्यूट्रलाइज कर देंगे इसको, ठीक है, एंटीजन, एंड बिफोर दे कैन नॉट रिएक्ट विद द सेल एंड बाउंड टू द आईजीई, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से आईजी जो एंटीबॉडीज है ये एक तरह से इंटरेक्शन को रोक रही है, मतलब एक तरह से इंटरप्ट कर रही है इनको रिएक्शन प्रोड्यूस करने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप टू हम इसको साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये आईजीजी और आईजीएम से मिलती होती है, ठीक है। इसका टाइम जो है 5 से 12 घंटे ये लगाती है, ठीक है, अपने रिएक्शन शो करने में। मैक्रोफेजेस एनके सेल्स होते हैं, यानी नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, और यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करती है। एंटीबॉडीज बाइंड टू एन एंटीजन ऑन द सरफेस, सेल सरफेस एंड कोज, यहाँ पे आपका जो फैगोसाइटोसिस कोज करती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल थ्रू द इम्यून एडहेरेंस। दूसरा क्या है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन शो करती है, नेचुरल किलर सेल्स, और लाइसिस शो करती है, यानी तोड़ती हैं वो, ठीक है, थ्रू अ एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में क्या हुआ, देखो आपको पता है कि जब हम, आप देखो ये जैसे किसी के पास है ए बी ब्लड ग्रुप, किसी का होता है बी, किसी का ए, तो आपको पता है। अब ए बी के पास क्या होता है, इसका एंटीजन की कौन से एंटीजन होंगे, ए बी के पास ए और बी दोनों होंगे, और यहाँ पे ए के पास ए होगा, बी के पास बी होगा, और ओ के पास तो कुछ होता ही नहीं है, ना ए होता है ना बी होता है। अब इसके पास इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी होती हैं। अब ए बी के पास कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि ए बी के पास अगर एंटीबॉडीज ए बी होंगी तो वो ब्लड तो यानी वो लाइसिस हो जाएगा उसमें, डब्ल्यूबीसी लाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की ए और बी एंटीबॉडी होती ही नहीं है। तो ए में क्या होता है, बी एंटीबॉडी होती है, बी में ए होती है, और ओ में क्या होती है, दोनों होती है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि हम जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, किसी भी पर्सन को ब्लड चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप हम चेक करते हैं कि ए है बी है कौन सा है, वो हम चेक करते हैं। देखो हमें ए पर्सन को सिर्फ ए चढ़ा सकते हैं, ओ चढ़ा सकते हैं। देखो ओ तो हम मतलब एक तरह से यूनिवर्सल डोनर है, ओ तो हम हर किसी को दे सकते हैं, ठीक है। ए बी में हम कौन सा चढ़ा सकते हैं, ए बी में हर एक ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ओ वाला सिर्फ ओ ही ले सकता है। यूनिवर्सल डोनेट जो रिसीवर कौन होता है, ए बी, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखो अगर हम ए पर्सन को गलती से बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दे तो क्या होगा। देखो अभी अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वाला पर्सन का बंदा है, इसके पास ए रेड ब्लड सेल है, यानी ए, इसको ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। अगर मैं इसको बी दे दूं तो बी में क्या होगा, बी के पास कौन सी एंटीबॉडीज है, बी के पास कौन सी एंटीबॉडीज है, ए वाली एंटीबॉडीज होती हैं। देखो बी के पास कौन सी एंटीबॉडी है, ए वाली एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडीज ए वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे आके लग जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी किसको, मैक्रोफेजेस को और एनके सेल्स को, ठीक है। अब ये जो ये है इसको क्या कर लेंगी, यहाँ पे इसको टारगेट करेंगी, इसको तोड़ेंगी, एक तरह से आपको पता है कि एनीमिया कोज करेंगी। तो हम यहाँ पे ज़रूरी होता है कि ब्लड ग्रुप चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कभी हम क्या करते हैं, वैसे तो बहुत अभी केस नहीं होते, क्योंकि सबको पता है कि हमें ए वाले को ए वाला ब्लड ग्रुप देना चाहिए, ओ देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, ये अगर आप दोनों ए और ए की जगह अगर हम किसी को बी चढ़ा दें तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और देखो इसके बाद इसका ये बहुत बेटर एग्जाम्पल है, मैं आपको देखो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक है, आरबीसी वाला, ठीक है। और एक और भी एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल भी शायद आपने +1 +2 में जरूर पढ़ा होगा। देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या है, इसको हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टिस फिटेलिसिस, इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक डिसीजेज बोल देते हैं। अब हीमोलाइटिक यानी ब्लड का ब्रेकडाउन होना, ब्लड टूट रहा है एक तरह से, ठीक है। अब इसको हम क्यों क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ये हम आगे देखने वाले हैं। इस डिसीज का नाम है इरेथ्रोब्लास्टिस फिटेलिसिस, ठीक है। अब देखो इसमें केस क्या होता है, देखो अगर मान लो ये प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा हाफ ऐसे बनाया हुआ इसका, तो यहाँ पे ये इसका फीटस है, ठीक है। अभी वो में डेवलप हो रहा है बेबी। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर देखो आपको पता है कि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के पास। तो यहाँ पे और याद करो मैंने जब हमने HMC पढ़ा था तो हमने ये भी बताया था कि रेड ब्लड सेल के ऊपर किसी भी तरह का HMC नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल के पास अपना ही एंटीजन होता है, आपको पता ये भी पता होना चाहिए। और RH ये भी होता है एंटीबॉडीज, ठीक है, anti-RH एंटीबॉडीज भी होती है इसके अगेंस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मदर के पास RH पॉजिटिव है
और गलती से अगर मान लो कि एक फादर है, जैसे यहाँ पे फादर है, फादर का क्या है आर एच पॉजिटिव है और मदर का क्या है आर एच नेगेटिव है, ठीक है। देखो मदर वाले के पास अगर आर एच पॉजिटिव है और फीटस के पास गलती से क्या हुआ कि आर एच नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है। मदर का क्या है आर एच नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये फीटस है, जब देखो फर्स्ट डिलीवरी कैसी होगी, देखो फर्स्ट डिलीवरी में क्या होगा, ये जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बेबी डिलीवर होता है ना, तो ये प्लेसेंटा जो आप देख रहे हो ना इस साइड, ये देख रहे हो जो कोड है, ठीक है। जब ये यहाँ से इसका जब ये निकलती है ना, या बोल सकते हो जब इसका ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे जब प्लेसेंटा से अलग होता है, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड जो होती है ना बेबी की या फीटस की, वो सारी मदर के ब्लड में चली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या हुआ, जब फर्स्ट डिलीवरी तो हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट डिलीवरी के बाद क्या हुआ कि जो ये जो फीटस की आर एच पॉजिटिव था, आर एच पॉजिटिव मदर के ब्लड में चला गया, ठीक है। अभी मदर के ब्लड में क्या है आर एच नेगेटिव है, ठीक है। अब फर्स्ट डिलीवरी तो हो गई, जो बेबी है बहुत नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच नेगेटिव मदर के वो में मतलब ब्लड में जाएगा। और आर एच देखो आर एच नेगेटिव जो है ना, ये आर एच नेगेटिव इस आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा, ठीक है। अब मदर के ब्लड में क्या हुआ, आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई, ठीक है। आर एच नेगेटिव के अगेंस्ट, सॉरी आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या हुआ, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई मदर के उसमें। लेकिन अब क्या होगा, जहाँ पे जब सेकंड क्या होगी तरह से प्रेगनेंसी होगी, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि अब देखो मदर के पास क्या है, ये आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज है, और सपोज करो कि अगला जो फीटस है उसके पास भी क्या है आर एच पॉजिटिव एंटीजन है, ठीक है। आर एच पॉजिटिव एंटीजन है या आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड है। अब यहाँ पे आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडीज भी बनी हुई है मदर के पास, ठीक है, क्योंकि पहले से वो ऑलरेडी जब पहली डिलीवरी हुई थी तो उस टाइम पे एंटीबॉडीज बन चुकी थी। अब जब ये क्या होगा, जब भी फिटस डेवलप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज हैं, ये आर एच पॉजिटिव एंटीजन को या ब्लड को यहाँ पे तोड़ना शुरू करेगी, ठीक है। यानी जो ब्लड है बेबी का, जो फीटस का जो ब्लड है, ये क्या होगा, इस ब्लड में इस ब्लड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हम बोल रहे हैं जब ब्लड का ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, उसका हम बोल रहे हैं हीमोलाइटिक डिसीजेज, तो एक तरह से हीमोलाइटिक डिसीजेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फीटस जो है इस तरह से इसमें एनीमिया कोज होगा, एनीमिया होगा यानी खून की कमी होगी इसमें, और क्या होगा वो अंदर एक तरह से मर जाएगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं आर एच कंपैटिबिलिटी, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हम इसको बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, देखो वैसे आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी, बहुत कम सुनने को मिलती है, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो निकालेगा, बड़ा इजी सोल्यूशन है इसका। इसमें क्या होता है, जब भी मान लो कि किसी ऐसा केस आता है कि जो जो मदर है उनका जो आर एच है वो नेगेटिव है, और जो फीटस है उनका आर एच जो है पॉजिटिव है। अगर कोई ऐसा केस आता भी है, तो उसमें क्या करते हैं, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे हम एक तरह से एक सोल्यूशन क्या है इसका, एक ना रोगैम एक वैक्सीन होती है, क्या नाम होता है, रोगैम लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, रोगैम एक वैक्सीन होती है, उस टाइम पे वो मदर को इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ये जो, अब क्या होगा, पहले ये जो पॉजिटिव वाला था, जब मदर के दोबारा से ब्लड में जाएगा, जब डिलीवरी होने के बाद जब ये वापस क्या होगा, ये मदर के ब्लड में चला जाएगा आर एच पॉजिटिव आर एच, ठीक है। अब क्या होगी, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगी, ठीक है। अब मदर की बॉडी को एंटी, ये क्या है, एक तरह से इम्यून सिस्टम में बनाएगा ना ये भी एंटीबॉडीज। अब मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले हमें क्या करना है, ये रोगैम की जो वैक्सीन है वो मदर को दे देनी है, ठीक है। अब रोगैम की वैक्सीन हमने मदर को दे दी है, ठीक है। अब जब रोगैम की वैक्सीन मदर के अंदर गई तो क्या हुआ, अब इस रोगैम की वैक्सीन में क्या था, यही सेम, ये वाली सेम एंटीबॉडीज थी, ठीक है। हमने बाहर से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज इस आर एच पॉजिटिव को मारने के लिए दे दी। इस आर एच पॉजिटिव को मारने के लिए हमने रोगैम वैक्सीन दी। रोगैम वैक्सीन में भी क्या था, आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज थी। अब आप कहोगे मैम एंटीबॉडीज तो ये भी मदर की बॉडी भी सेम बना रही थी, तो आपने दोबारा एंटीबॉडीज क्यों डाल दी उसमें। देखो बेसिकली क्या होता है, हम जो मदर का इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स करने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। अगर हम उसको पहले ही एंटीबॉडीज दे देंगे, पहले एंटीबॉडीज से इसको मार देंगे, तो क्या होगा, तो मदर की इम्यूनिटी जो है उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर अगर देखो, अगर हम ये वैक्सीन ना देते ना, तो मदर की इम्यूनिटी एक्टिवेट होती और एंटीबॉडीज बना लेती। अब हमारी जो एंटीबॉडीज, हम अगर हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है तो बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम बाहर से दे रहे हैं तो वो कुछ टाइम बाद मर जाएंगी, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। तो मदर की इम्यून सिस्टम को हम वो ट्रिगर नहीं करते, एक तरह से
छेड़ते नहीं है, तो उसलिए हम पहली वैक्सीन दे देते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट हमारा है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 3 से 8 घंटे का होता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, न्यूट्रोफिल्स मास्ट सारी इसमें सारी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सीरम सिकनेस, और भी मतलब इसकी काफ़ी सारे आपको दिए हुए हैं, फार्मर्स लंग्स डिजीज आपको वो दी हुई है, उसके एग्जाम्पल्स है सारे, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, जब फ्री एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएट द प्लाज्मा सेल्स एंड जनरेट आईजीजी एंटीबॉडीज एंड आईजीजी एंटीबॉडीज। सॉरी आईजीए, देखो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडीज जनरेट हो रही है, आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडीज। अब देखो जब फ्री एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो आईजीजी एंटीबॉडीज जनरेट हुई, अब इन दोनों को कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो यहाँ पे इसका क्या हुआ, आईजी एक तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को पहले कहा था एक तरह से इम्यूनो कॉम्प्लेक्स ये बनाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को बोल देते हैं। तो इस तरह से इम्यूनो कॉम्प्लेक्स एक यहाँ पे क्या होगा, बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब देखो, अब जो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा तो नहीं है कि ऐसे घूमता रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हमारी बॉडी में जाके डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, ये एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट होगा। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि कई बार क्या होता है, जब हमारी बॉडी में इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो हमारे जॉइंट्स में भी कई बार डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से ये देखो यहाँ पे लिखो ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रीजन भी क्या होता है, इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे जॉइंट्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरह की टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारे जॉइंट्स में जाके स्टोर हो जाती हैं। स्टोर होने के बाद क्या होगी, वहाँ पे जब दोबारा से एंटीजन आता है तो इस तरह के वहाँ पे रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कॉम्प्लेक्स यानी इम्यून जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, डिपॉजिट इन द एंडोथेलियल सेल्स एंड आफ्टर डिपॉजिटिंग इट एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एंड नाउ इट कॉल इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड जैसे लाइक न्यूट्रोफिल्स हो गए, वहाँ पे बुलाएंगे इसको, और यहाँ पे क्या होंगे, न्यूट्रोफिल जनरेट एंजाइम एंड दे स्टार्ट डैमेज एंडोथेलियल सेल्स। तो इस तरह से ये अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप फोर्थ, हाइपर सेंसिटिविटी की। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड होती है ये, ठीक है, यानी टाइम इसका बहुत लगता है। इसको टाइम जो है 24 से 48 घंटे इसको लगते हैं, ठीक है, एक्टिवेट होने में। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, कंटैक्ट डर्माइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब एक तरह से इसमें पॉइजन कोई चीज़ या ऐसे केस हो सकता है। इसमें हम नेक्स्ट हमारा जो आपका देखते हो, जो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं, ठीक है, जिसमें जब रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है, तो वो इसका एग्जांपल है। अब टी सेल से ये इमीडिएट होती है, आपको पता है टी सेल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। तो यहाँ पे आपका टी सेल से CD4 टी सेल बनता है और CD8 टी सेल बनता है, ये आपको पहले भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे हेल्पर टी सेल्स और यहाँ पे क्या होते हैं, किलर टी सेल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या TC बोल सकते हो उसको सिंपल। ये डिले टाइप होती है, क्या होती है, डिले टाइप होती है। देखो यहाँ पे जो आपका CD4 टी सेल्स है, दिस सेल्स डू नॉट देमसेल्फ डैमेज द सेल बट दे एक्टिव द डिफरेंट सेल्स, जैसे मोनोसाइट्स हो गया, मैक्रोसाइट्स हो गया। और यहाँ पे एग्जांपल आपको मैंने बताया कि कंटैक्ट डर्मेटाइटिस का इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसमें एक तरह से पॉइजन होता है ये इसका एग्जांपल आपको इसमें फर्दर दिया है। और इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, CD8 टी सेल्स होते हैं, ये किसी और को एक्टिवेट नहीं करती, ये अपने आप ही किल कर देती है, ठीक है, ये अपने आप ही उसको किल कर देती है। अब देखो यहाँ पे इसका मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक बताती हूँ उसका। देखो CD4 सेल्स में क्या होता है, मैंने बताया कि ये किसी और को एक्टिवेट करती है, अपने आप किल नहीं करती। ये बेसिकली क्या करती है, जैसे आपका जो ये APC है यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मैंने आपको पहले ही बताया था, डेंड्राइट्स होती हैं, लैंगरहांस सेल्स हो गई आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको स्किन दिखाई है, ये स्किन है, ठीक है, स्किन में आपको एपिडर्मिस है, ये नीचे वाला डर्मिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये आपको डेंड्राइटिक सेल्स दिखाई है आपको, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स। जब भी कोई एंटीजन आपकी स्किन में ऐसे अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से मतलब आया, ठीक है, इसमें यूरोशील आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये आता है तो ये इस तरह से इसके ऊपर आके अटैच होगा, ठीक है। जब ये डेंड्राइट सेल्स ये एक एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जब ये आया, मैंने थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के दिखाया है। देखो पहले क्या होगा, ये इसके पास क्या HMC2 वाला है, उसके बाद ये एंटीजन भी आ गया। एंटीजन आने के बाद यहाँ पे CD4 सेल आया, ये आपका CD4 सेल मैंने आपको बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया ये, ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो CD4 सेल का, ये देखो CD4 सेल है, ठीक है, एलर्जन का कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है, इसका एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये फर्दर क्या करती हैं, ये फर्दर और भी जो हमारे पास
एक तरह से लिक्विड इंटरल्यूकिन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करती है। इंटरल्यूकिन को 12 एक्टिवेट होगा यहाँ पे, इंटरल्यूकिन 1, 6, 23 एक्टिवेट होगा और इंटरल्यूकिन 2 यहाँ पे एक्टिवेट होगा। ये फर्दर इंटरल्यूकिन 1 में, देन इंटरल्यूकिन जो आपका जो देखो इसको इन दोनों को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम इंटरल्यूकिन 2 को देखते हैं। ये करती है इट सेल्फ प्रोलिफिकेशन ऑफ द CD4 T सेल्स एंड विच रिकॉग्नाइज द एलर्जन। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोलिफिकेशन करती है किसका, TD4 सेल का। ठीक है, जो ये TD4 सेल्स है इसका और क्या करती है, प्रोलिफिकेशन करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, ये जो आपको बचा हुआ है इन दोनों की। अब देखो इंटरल्यूकिन जो 12 है ये फर्दर क्या होगा, हेल्पर T सेल में 1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेरन जो अल्फा है इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे एक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं एक्ट एज अ, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस को, इंक्रीज करते हैं HMC को और इंक्रीज करते हैं ल्यूकोट्राइन 1 को, एंड टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर्स यहाँ पे करते हैं और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे IG2 जो इंटरल्यूकिन है 1, 6, 23 है, ये फर्दर हेल्पर सेल 17 में, हेल्पर 7, 70 और 22 में ये फर्दर कन्वर्ट होंगे एंड दे कॉल मोर मैक्रोफेजेस को बुलाएंगे, मोनोसाइट्स को बुलाते हैं, न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं। ठीक है, देन वहाँ पे ये फैगोसाइटोसिस कोज करते हैं, फैगोसाइटोसिस रिएक्शन जो होती है वो कोज करेंगे एंड दे कैन कोज लोकल सेल डैमेज एंड एलर्जन। ठीक है, यहाँ पे एडिमा, रैशेस हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है वहाँ का और यहाँ पे वेसिकल्स इस तरह से बन जाती हैं। तो इस तरह का मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मोनोफिल्स, इन सबको ये बुला लेती है जब ये सारा एलर्जन वगैरह यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका CD4 सेल का। अब हम देखते हैं CD8 T सेल क्या करती हैं। ये डायरेक्टली क्या अपने आप ही किल कर लेते हैं, मतलब अपने आप ही खा लेते हैं। हम देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे आपके पास ये आपका इन्फेक्टेड सेल है। ठीक है, क्योंकि इसके पास वायरस और बैक्टीरिया इसका इफेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से पार्शली डाइजेस्टेड पार्ट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्टेड सेल्स एक्सपोज सर्टेन एंटीजन्स टू डोनेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। यानी जब कोई वायरस एंटीजन इसके यहाँ पे आता है तो ये क्या करती है, एक तरह से प्रेजेंट करे कि इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, तो जो ये सेल है, ये सेल कैसे बिहेव करेगी कि इसके अंदर क्या होगा कि इन्फेक्टेड है, यहाँ पे एक तरह से एंटीजन प्रेजेंट कर लेती है। तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट हो गए, देखो इस तरह से। ये क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड पार्ट है। ये क्या होते हैं, जब पार्शली डाइजेस्टेड पार्ट क्या होते हैं बेसिकली, जो ये पार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, जब ये वायरस को हम क्या करते हैं अंदर तोड़ते हैं तो इसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब इसकी फ्रेगमेंट जो है ये अपने ऊपर लगा लेता है इस तरह से। ठीक है, अब बाहर से जो ये CD8 जो सेल है वो आती है। ठीक है, आएगी और क्या करती है, और CD4 से जब आती है तो रिकॉग्नाइज करती है कि ये सेल जो है इन्फेक्टेड है। तो अब ये जो CD4 सेल है क्या करती है, यहाँ पे कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है जिसका नाम है, जैसे यहाँ पे पहला एंजाइम जो हमारे पास है परफ्रीन एंजाइम है और दूसरा है ग्रेंजीन एंजाइम है। अब देखो प्रोफिन यानी इस तरह से इसमें क्या करती है, प्रोलिफरेट कर देती है, इस तरह से ना पोर्स ऐसे बना देती है, इस तरह से तोड़ देती है इस सेल को पूरा। तो इस तरह से यानी खत्म कर देती है इस सेल, क्योंकि इन्फेक्टेड हो चुका है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करती है अपना, यानी अपने आप ही क्या कर रही है, किल कर रही है सेल को। तो यहाँ लिखा हुआ है देम सेल्फ किल द APC डायरेक्टली। APC क्या है, यही तो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, इसको ही किल कर रही है। तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक था तो ये इम्यून स्टिमुलेंट्स और इम्यून सप्रेसेंट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको कोई वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।